तो जगत से प्राप्त रेशे रेशम के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। इसमें हम पढ़ेंगे रेशम का क्या स्थान है और रेशम की प्राप्ति कहाँ से होती है। रेशम अपनी अलौकिक चमक, अलौकिक सुंदरता, अद्वितीय आकर्षक, मजबूती आदि के लिए विश्व भर में फेमस है। रेशम को सभी वस्त्रों की रानी कहा जाता है क्योंकि रेशम के कीड़े शहतूत की पत्तियों को खा करके जीते हैं और रेशम का उत्पादन करते हैं। प्राचीन काल से ही रेशमी वस्त्रों को राजसी वस्त्र कहा जाता था। इस प्रकार रेशम को देखा जाए तो आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही राजसी वस्त्र होने का गौरव प्राप्त है। रेशम की बात की जाए तो रेशम को सभी वस्त्रों की रानी इसलिए कहा जाता है कि इसके पीछे एक स्टोरी है। स्टोरी को चलिए सुनते हैं। जैसे कि एक रानी थी जिनका नाम था सीलिंगची। वह उद्यान में बैठी अपनी चाय के कप के प्याली में चाय रख करके पी रही थी। तभी उस समय लटकते हुए एक कोकून को उन्होंने देखा। उसने उस कोकून को पेड़ से तोड़ा और जो बची हुई गर्म चाय थी उसके कप में डाल दिया। कुछ समय पश्चात उन्होंने देखा कि कोकून से चमकदार, खूबसूरत, आकर्षक, अविरल रेशा लिपटा हुआ है। उसने और कई कोकूनों को एकत्रित करके बुनकर वस्त्र के रूप में महाराजा को भेंट दिया। तभी से चीन से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया का आरंभ माना जाता है। इसलिए चीन की उस महारानी सी लिंगची को रेशम की देवी भी कहा जाता है। रेशम की बात की जाए तो चीन से जापान तक रेशम के कीड़े और शहतूत के बीज को किस प्रकार से लाया गया, इसके पीछे भी अलग अलग कहानियां हैं। जैसे कि एक कहानी के अनुसार बताया जाता है कि लगभग ईसा पूर्व 3000 वर्ष पूर्व जापान ने अपने यहाँ से 2 पुजारी को चीन भेजा था। उन्होंने शहतूत के बीज व रेशम के कीड़ों को चुरा करके जापान तक ले जाने में सफलता प्राप्त की और वहाँ रेशम का उत्पादन होने लगा। उसके पीछे कई कहानियां हैं। जैसे कि एक कहानी और आती है कि लगभग ईसा पूर्व 550 ईसा पूर्व 2 ऐसे भिक्षुक आए जो चीन में आए और चीन से ही कुछ प्रकार के जो आपके कीड़े थे, शहतूत के बीज थे, वो खोखली घड़ी में छुपा करके ले गए, ऐसा माना जाता है। तो तरह तरह की अनेक अनेक कहानियाँ देखने को मिलती हैं कि चीन से कैसे कैसे चुरा करके रेशम के कीड़े को, शहतूत के पत्तियों को ले गया और उसको ले जा करके अलग अलग देशों में इनका उत्पादन होने लगा। चलिए आगे देखते हैं कि रेशम का उत्पादन और रेशम से जो महत्वपूर्ण बिंदु से क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में। जैसे कि उद्गम और इतिहास की बात की जाए तो चीन को रेशम का जन्मदाता माना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि रेशम का जन्मदाता कौन है, तो आंसर हो जाएगा चीन। ईसा से लगभग 2500 वर्ष पूर्व चीन में रेशम के धागे से वस्त्र का निर्माण का कार्य होता आ रहा है। इतना ही नहीं, सी लिंगची को रेशम की देवी भी कहा जाता है। प्रश्न आता है रेशम की देवी किसे कहा जाता है, तो आंसर हो जाता है सी लिंगची। 12वीं और 13वीं शताब्दी में इटली रेशम के उत्पादन का केंद्र बना। तसर रेशम का उत्पादन बंगाल व बिहार में होता है। आसाम में मूंगा रेशम जो प्राप्त होता है वह सुनहरे पीले रंग के होने के कारण वह विश्व भर में प्रसिद्ध है। 1325 से 1350 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक ने रेशम को बढ़ाने का भरपूर सहयोग और प्रोत्साहन भी दिया। रेशम की प्राप्ति के लिए कोकून को प्यूपावस्था में ही मार दिया जाता है। प्यूपावस्था में कीड़ा लगातार लार को स्रावित करता है, जो उसके मुख के 2 छिद्र द्वारा वह लार स्रावित होता है और अंग्रेजी के 8 अक्षर की तरह वह बनता हुआ लिपटता चला जाता है। रेशम के कीड़े शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। रेशम के कीड़े को बॉम्बेक्स मोरी कहा जाता है। रेशम का कीड़ा का जीवन काल की बात की जाए तो वह 2 माह का होता है और इस कीड़े की अवस्थाएं 4 होती हैं। वह 4 अवस्थाओं से होकर के गुजरता है। पहली अवस्था है अंडा, दूसरी अवस्था है लार्वा, तीसरी अवस्था है प्यूपा और चौथी अवस्था है कीड़ा। रेशम उत्पादन के लिए इन चारों अवस्थाओं का अपना अलग ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्रकार से पता चलता है कि रेशम का जीवन काल सिर्फ और सिर्फ 2 माह का होता है और कीड़ा 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। नेक्स्ट जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे।